जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से आपकी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 की शुरुआत होने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण परीक्षा है, आपके जीवन का पहला पड़ाव। उसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण विषय मैथ का एग्जाम है। कल के शाम के लाइव क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि 13 तारीख को मैं आपको इतना चीज पढ़ाऊंगा और 14 तारीख के दिन कम चीज, लेकिन वही जो सीधे सीधे प्रश्न में पूछे जाएंगे। इसी सीरीज को शुरुआत करते हुए अभी का एक क्लास आप देख लीजिए, ध्यान से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेंगे सर। अभी का क्लास ये देख लेंगे सभी विद्यार्थी। आज है 13 का, ये सुबह का क्लास। कितना बार देखना है? अब कोई लापरवाही नहीं चला, एक बार नहीं, इस पूरे वीडियोस को 2 से 3 बार देखेंगे बारीकी से। कोई इधर उधर की बात नहीं, बारीकी से। क्या मैं कहना चाहता हूं, बस कान में हेडफोन लगाकर सामने रखकर मोबाइल फोन, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखना है, एब्जॉर्ब करना है, वीडियो को रोककर याद करना है 2 से 3 बार ये वीडियोस। बस 13 आज है सर, आज इवनिंग में क्लास होगा। 100 से 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। सोच रहा हूं बहुत कम कर दूं, से कम 100, लेकिन प्रथम पाली के लिए 100, द्वितीय पाली के लिए 100, ताकि उसी से 50 से 60 आ जाए। उसको सर जी 2 से 3 बार देख लेंगे। कल सबसे महत्वपूर्ण दिन है 14 फरवरी। सुबह में मैं एक क्लास दूंगा, वायरल ऑब्जेक्टिव जिसे आप बोलते हैं कि सामान्य भाषा में कि प्रश्न आउट हुआ है, उसको 2 से 3 बार देख लेंगे। बस कुछ नहीं पढ़े हैं ना सर, इतना देख लेंगे। मैथ में 100 में 100 पक्का है। ध्यान से समझेंगे अभी मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, तो काफी महत्वपूर्ण है। 2 से 3 बार कम से कम देखते, सेंटर पर जाना है ना, मोबाइल फोन लेकर देखते जाना। एक आदमी को साथ में लेकर जाना है, जिसको जब सेंटर में एंट्री का टाइम होगा तो उसको मोबाइल फोन दे देंगे। बस अब कोई लापरवाही नहीं, एक दिन की पढ़ाई और मैथ में शानदार रिजल्ट चला। अभी के इस वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, ये पूरा 100 मार्क्स का जो सिलेबस है ना, चैप्टर 1 से लेकर 15 तक पूरे चैप्टर में पढ़ा दे रहा हूं। क्या पढ़ाऊंगा? जो सीधे सीधे प्रश्न आने जा रहा है वही पूरा थ्योरी, फार्मूला, सूत्र और उस पे आधारित प्रश्न पूरा पढ़ लेंगे। ध्यान से देखेंगे, रामबाण वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं आपके चैप्टर 1 के तरफ से और शुरू करते हैं। और यहां पे ध्यान से बारीकी से सीखिएगा। चलिए पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, पूरा रिवीजन करना है। अब चुपचाप देखेंगे, लिखना होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलना है कमेंट में। ध्यान से देखेंगे सर, वास्तविक संख्या में सबसे पहला जो थ्योरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके हम लोग क्या बोलते हैं, तो 2 धनात्मक पूर्णांक के बीच में भाग की प्रमेय का। अब ये पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो 2 पूर्णांक के बीच में विभाजन के लिए। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो यूक्लिड महोदय ने बताया कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B अगर दिया गया हो तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड महोदय ने क्या बताया कि सर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर इन्होंने शेषफल पे अध्ययन किया, कहा कि शेषफल होगा ना जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा या 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है R। इसीलिए इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। पूछेगा शेषफल प्रमेय क्या है, यही है सर, A बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या निकालते हैं? HCF। ध्यान से सिर्फ सुनना है, चला सुनना है, एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। क्या कहते हैं यूक्लिड महोदय कि कोई धनात्मक पूर्णांक A और B दिया रहेगा, अगर हम सर A में भाग देंगे ना B से, तो ये Q मर्त में जाएगा, लेकिन शेषफल जो R प्राप्त होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बउआ टाइप कॉन्सेप्ट है। अब प्रश्न क्या पूछेगा, कभी कभी Q का, B का, A का मान देकर कहेगा R बताइए, बैठा देंगे। R के कितना मान संभव है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई संख्या है सर यहां पे x जो है सर जी 13 से बड़ा है, इसमें 13 से अगर भाग देंगे, चला x में 13 से अगर हम भाग देंगे x में, तो भागफल कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, शेषफल प्रमेय है। शेषफल क्या हो सकता है, कहिएगा सर 0 से बराबर या बड़ा होगा इसका शेषफल, किंतु गुरुजी 13 से छोटा होगा। क्यों सर? क्योंकि 13 आएगा तो 13 कम 13 कट जाएगा, शेषफल 0, 13 से छोटा होगा, अर्थात कि शेषफल गुरुजी 0 से लेकर 12 तक हो सकता है।
क्लियर, समझ लिए पहला फंडा। चलिए काफी शानदार, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहां पे अगर थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहां पे मिलता है दूसरा महत्वपूर्ण, जिससे परिमेय पूछा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थात कि गुरुजी अंक गणित की आधारभूत परिमेय। ये क्या कहता है कि संख्या दो प्रकार की होती है, भाज्य और अभाज्य। भाज्य अर्थात कि सर कंपोजिट नंबर, जिसे कभी कभी गुरुजी यौगिक संख्या देगा, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बोला हूं अभी के क्लास को ध्यान से सिर्फ सुनिए, हेडफोन लगाकर, कोई आवाज नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं लिखना है, माइंड को केंद्रित कीजिए। पूरा प्रश्न देखिए, मैं पढ़ा दे रहा हूं पूरा 1 से 15 तक। तो भाज्य संख्या क्या होते हैं? जो एक और अपने आप से कटती है सभी संख्या धरती की, लेकिन सर इसके अतिरिक्त कोई एक और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए, वो भाज्य। जैसे कि 14 क्या होगा सर? 2 7 से कटेगा, 1 14 से तो कटेगा ही कटेगा, तो ये भाज्य है। अब कई बार पूछता है, जैसे 9 चला तो 9 1 9 से तो कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। अब इससे प्रश्न नहीं आए प्रथम या द्वितीय पाली में, तो हो ही नहीं सकता कि निम्न में से कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। तो भाज्य हम लोगों ने सीख लिया कि जो एक और अपने आप से कटे, उसके अतिरिक्त किसी और भी चीज से कटे। यहां पे 1 9 3 सर ये भाज्य है। अभाज्य तो जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, जैसे गुरुजी 17 11 या आपके यहां पे हो जाएगा कि 7, यहां पे हो जाएगा 39 37, ये सभी क्या है सर? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य भाज्य से प्रश्न आ गया, गलत होगा? नहीं होगा सर। तो इसने क्या कहा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को, कि जितने भी भाज्य संख्या हैं सबको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात कि जितने भी भाज्य संख्या हैं सबको इस अभाज्य संख्या में लिखेंगे, अगर इसके क्रम को हटा दे, 2 2 आ रहा है, 4 4 हटा दे रहा है, तो ये अद्वितीय होता है। जैसे 14 को हमने लिखा 2 × 7, तो किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड आप तोड़ लीजिए, 2 7 उसमें नहीं आएगा। अगर 2 7 आएगा तो इसका अतिरिक्त कुछ ना कुछ और आएगा। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ चुके हैं? भाज्यवाद से प्रश्न मिलेगा, आप बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे यहां पे जो पूछा जाएगा उसकी हम लोग सर जी बात करेंगे। यहां पे देखिए कभी कभी पूछता है, यहां पे देखेंगे ध्यान से, प्रमेय है काफी शानदार, कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि PA² को विभाजित करता है तो PA को विभाजित करेगा जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। करे P जो है अभाज्य संख्या है, अगर A² को विभाजित कर रहा है, मतलब शेषफल 0 आ रहा है, तो A को भी विभाजित कर देगा P, ये बात कहता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पे सिद्ध करते हैं, √2 √5 √3, जैसे यहां पे मैं बताऊंगा सिद्ध करना, जो 2 अंक में भी आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे P अभाज्य संख्या मान लीजिए 3 है, ये अगर 9 को विभाजित करता है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है 9, इसको विभाजित करता है तो ये 3 को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। देख लीजिए सामान्य सा बात है, यही बातें कहता है। अब प्रश्न पूछेगा सिद्ध करे कि √2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे √5 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसी पे एक शानदार प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी प्रश्न आ जाए या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय संख्या होगा वैसे ही इतना बराबर a/b या p/q, जहां b बराबर नहीं है 0, Q बराबर नहीं है 0। अब इसमें क्या करेंगे, इधर गुना भाग करके जो रूट होगा, ये जो रूट वाला होगा, इसको एक साइड करेंगे और फिर लिखेंगे कि समीकरण में क्या होता है, LHS बराबर RHS। हम जानते हैं √2 अपरिमेय है, इसीलिए ये भी अपरिमेय होगा, लेकिन ये भी पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, तो ये हमारे ही कथन को विरोधाभास करा जो हमने ऊपर माना था, अतः हमारी मान्यता गलत थी। ये कौन संख्या परिमेय, बस इतना बउआ टाइप सिद्ध कर देना है, जो यहाँ पे मैं बता दिया, समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि ऐसे ही आपको बनाना है, बस सिद्ध हो जाएगा कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे सर। यहां पे देख लीजिए पूरा यहां पे सिद्ध करके आपको बताया गया है। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको पूछे कि मौसा बताइए तो कैसे बताएंगे,
इसको भी सीखते। देखिए इसमें 2 अंक 5 अंक पूरे फार्मूला का रिवीजन होगा चैप्टर 1 से 15 तक, ध्यान से देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन से क्या करते हैं, पहले देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और जो बड़ा होगा उसमें छोटा से भाग देंगे। और यहां पे देखिए जैसे 867 में 255 से भाग देंगे, 3 मर्त में जाएगा 102 हो जाएगा। फिर जो यहां पे शेष आएगा, रिमाइंडर थ्योरम है शुरू में बता दिया शेषफल पर में, तो जो ये होगा इस जिसे भाग दे उसमें शेषफल से भाग देंगे। फिर जो यहां पे होगा इसमें जो शेषफल आएगा इससे भाग देंगे, और तब तक एक काम करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। जिस संख्या से कटने पर शेषफल 0 आएगा वही संख्या दिए गए दोनों संख्या का मौसा होगा। बस ऐसे मौसा बना देंगे। क्लियर समझ चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 51 से भाग देने पे आ रहा है तो मौसा कितना हो गया, 51 हो गया। क्लियर समझ रहे हैं सही विद्यार्थी, काफी शानदार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक प्रश्न आएगा, ऐसे अपने को बना देना है। अब देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हटाइए, इसका जो है आपको अंक गणित के मूलभूत परिमेय का प्रयोग करके मौसा बताइए, या इसी को दूसरा भाषा क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रयोग करके मौसा बताइए। दोनों बात सेम है। या अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या बताता है, यही तो बताता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो कोई भी प्रश्न पूछे आप सीधे इसका यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, और जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा, देख लीजिए। और जो एलसीएम, तो जो दोनों में यहां पे उभयनिष्ठ होगा वो, और जो बच गया वो सभी से गुना करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, आप समझ रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे सबका अभाज्य गुणनखंड। जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ, और जो एचसीएफ होगा और जो शेष बचा रहेगा कॉमन का अतिरिक्त उसको गुना कर देंगे गुरुजी, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, समझेंगे सर बारीकी से। यहीं से एक छोटा सा अपने को फार्मूला मिल जाता है। यहां पे देखिए क्या फार्मूला कहता है कि HCF गुने LCM, यहां पे देखेंगे सर, यहां पे देखेंगे HCF गुने LCM बराबर सर संख्याओं का गुणनफल। इस संख्या गुने दूसरी संख्या, अर्थात कि संख्याओं का गुणनफल में अगर मौसा से भाग देंगे तो लॉस, मतलब कि इसमें से कोई 2 चला दिया रहेगा, एक पूछेगा तो गुना भाग करके निकाल लीजिएगा। तो ये फार्मूला काफी काम की चीज है। चलिए ये सब बउआ टाइप बात है, आगे बढ़ते हैं। हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे सर। अब इसी में आ गया सबसे महत्वपूर्ण आपका परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब देखेंगे यहां से परिमेय संख्याओं का सर जी दशमलव प्रसार, यहां पे ध्यान से समझेंगे। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होगा, नहीं तो अशांत में आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। शांत कब होता है सर, तो जब परिमेय संख्या p बटा q के रूप में दिया रहेगा, उसके हर अर्थात कि q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर उसमें सिर्फ 2 और 5 आएंगे या 2 5 में से कोई एक बार बार आएगा तब वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर यही पर अपरिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का अतिरिक्त कोई एक आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। कैसे, तो यहां पे देखिए जैसे ये संख्या दिया था, हमने क्या किया, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा। कैसे लिखते हैं ये भी सीख लेंगे। यहां पे 0 जैसे जो अंक है इसको लिख देंगे, यहां पे देखिए हमने लिख दिया, और 10 1 पर उतना ही 0 जितना दशमलव के बाद अंक है 3 था तो 3 हो गया। इसको पूरा हमने हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखा तो यहां पे देखिए 2 के पावर 3 आया, और यहां पे 2 के पावर सिर्फ 3 आया, इसलिए क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अशांत का उदाहरण यहां पे देख लीजिए, इसका हमने गुणनखंड निकाला तो यहां पे देखिए 2 5 तो आया, लेकिन इसके अतिरिक्त 7 आ गया तो यह अशांत आवर्ती है। जैसे कि कोई आपसे परीक्षा में पूछ दे कौन सा दशमलव प्रसार होगा, सर शांत है, और शांत है तो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ऐसे दे दे 2.99 और यहां पे बार दे दे तब पूछेगा क्या है दशमलव प्रसार, कहेगा सर अशांत आवर्ती है, 9 बार बार आएगा। कौन सा संख्या है, तो ये परिमेय है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती, इसलिए ये क्या है, परिमेय है। और यही कहे ऐसे 4.3 1 5 6 2 यहाँ पे डैश डैश, तो कहेगा ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो दशमलव प्रसार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, और आगे कुछ और बात करेंगे पूरा चैप्टर 1 से 15 तक। अब देखिए यहां पे एक प्रश्न आ गया जिसको समझते हैं। कह रहे हैं आपसे कि इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, ज्ञात करें। ये प्रश्न आएगा, कैसे बनाएंगे सर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, चेक करेंगे सिर्फ क्या आ रहा है, तो इसमें देखिए 2 और सिर्फ 5 आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। पूरा प्रश्न सिखा दूंगा, बस अंत तक कुछ नहीं करना है।
कान में हेडफोन लगाइए या अच्छा से मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए और चुपचाप देखिए। बस बारीकी से 2 से 3 बार शाम तक इसको रट जाना है और शाम में मैं आ रहा हूं आपके लिए शानदार क्लास लेकर, उसमें हम लोग पूरा वायरल प्रश्न कर लेंगे। अब देखिए यहां पे करे संभावित प्रश्न, ये अब आप लोग बना लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ये मैंने बता दिया और इस पे संभावित प्रश्न आपके लिए सेट किया गया है कि आप लोग बना लेंगे कि इसका क्या होगा, शांत होगा कि अशांत, इसका शांत कैसे बनाएंगे, तो इसका भाग गुणनखंड निकालकर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहां पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का ऋण और व्युत्क्रम अपरिमेय होता है। मतलब सर परिमेय अपरिमेय संख्या √3 है तो -√3 भी अपरिमेय है, 1/में √3 भी अपरिमेय है। फिर कह रहा है एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है, 2 + √5 करेंगे परिमेय अपरिमेय का योग तब भी अपरिमेय, 2 - √3 करेंगे तब भी अपरिमेय। इससे कितना प्रश्न पूछता है, एक कौन संख्या है निम्न में से परिमेय या अपरिमेय, तो ऐसे बता देंगे। कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या का ऋण या व्युत्क्रम उल्टा भी अपरिमेय और परिमेय अपरिमेय का योगफल या आपका माइनस में करेंगे अंतर अपरिमेय होता है। क्लियर समझेंगे बारीकी से, काफी आसान है, ध्यान से देखते चलेंगे सीखते चलेंगे सर। यहां पे देखिए बहुपद चैप्टर आपका शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुपद शुरू हो गया, दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर को आप लोग सीखे हैं, शाम तक बस इसी वीडियो को बार बार देखना है। चला पहले चैप्टर को आप लोग सीख लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए दूसरा चैप्टर बहुपद पूरा पढ़ेंगे सर, 15 चैप्टर। कहेगा आपसे कि बहुपद क्या है, तो एक चर वाला बहुपद देखिए कह रहा है जिसका निम्न रूप से है, मतलब कि बहुपद क्या है, तो बहुपद में चर होता है या अचर होता है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं बहुपद होने के लिए चर या अचर का होना जरूरी है। सिर्फ आपके कांस्टेंट है, अचर है, चर मतलब जो x y है, और अचर क्या है जो 1 2 3 है। तो जैसे मान लीजिए हम लिखे 3, कहेंगे बहुपद है, तो है कौन बहुपद है, अचर बहुपद है, शून्य बहुपद है, बिल्कुल सही। अब बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं, उस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आपको समझते चलना है। यहां से देखिएगा, पहला होता है सर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पहले तो चेक करेंगे बहुपद कब होता है, तो हम आपको बताए हैं कि जिस चर की घात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता। तो जिस भी चर का घात पहले पूर्ण होना चाहिए, जैसे देखिए यहां पे अगर मैं कहूं कि x के पावर 2 बहुपद है तो बिल्कुल है। यही मैं कहूं कि x पावर -2 बहुपद है तो कहिएगा नहीं है सर, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस लग गया। वही मैं पूछूं 1/x - 1 बहुपद है, नहीं है सर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में चला जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। वही मैं आपसे पूछूं कि √x बहुपद है, नहीं है। यही मैं पूछूं कि √2x है बहुपद, तो है, और यही रूट बढ़ जाएगा तो है, नहीं है। क्लियर समझ लिए पूरा कॉन्सेप्ट, एक प्रश्न आएगा इससे। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, और उसके शून्य की संख्या जल्दी से बताएंगे 1, बिल्कुल सही। जिसके घात 2 हो सर उसे, जैसे यहां पे देख लीजिए उदाहरण है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 चला। यहां पे देखेंगे 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3, बिल्कुल सही, समझते चलेंगे। और 4 घात वाले बहुपद की संख्या 4, इसी तरह आप समझ रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि चर में एक बहुपद अगर x की जगह कोई अचर a रखे तो प्राप्त वास्तविक संख्या x = a का मान क्या कहलाता है, उसका शून्य। इसका मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लियर समझेंगे क्या कहना चाहता है। कि अर्थात की शून्यक जो होता है ना, शून्यक वो किसी भी दिए गए बहुपद का वह मान होता है जिस चर में वो बहुपद होगा उसको हटाकर अगर मान रखेंगे तो उस शून्य पूरे बहुपद का मान कितना कर देगा, 0 कर देगा। तो उसे बोलते हैं जीरोज शून्यक। इस बात को ये समझा रहा है। जैसे यहां पे देखिए इसका शून्यक रखना है तो -2 रख के हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहां पे इसका मान 0 कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका शून्यक है इस बहुपद का -2। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। क्लियर, शून्यक चेक करना आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां पे देखेंगे सर ax + b के शून्यक -b/a, मतलब सर यहां पे क्या कहना चाहता है। यहां पे आगे बढ़ेंगे, काम की बात सिर्फ करेंगे यहां पे, क्योंकि चला को आज भर ही पढ़ाई करना है। यहां पे कह रहा है आपसे कि अल्फा + बीटा, मतलब
कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अगर दो शून्यक, द्विघात बहुपद कितने शून्यक होंगे? दो होंगे। मान ले रहे हैं सर वो अल्फा है और बीटा है, अल्फा है और बीटा है, तो अगर इसके शून्यक का योग पूछेगा तो माइनस बी बटा में ए हो जाएगा। माइनस बी बटा ए, बी क्या होता है? तो एक्स का गुणांक, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यक का गुणनफल पूछेगा सर सी बटा में ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी, काफी शानदार, इतना समझते चलेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे सर। यहां पे वही बात कह रहा है, शून्यक का गुणनफल। अब देखिए आगे कह रहा है कि कोई बहुपद जो है एक्स अक्ष पर जितना बार काटेगा, वाई अक्ष पर नहीं, एक्स अक्ष पर जितना बार काटेगा उतना ही उस बहुपद के शून्य की संख्या। कुछ याद आ रहा है? चैप्टर 1 से जो भी कॉन्सेप्ट है छोटा बड़ा पूरा मैं पढ़ा दे रहा हूं, इसमें मैं दावा के साथ करूं इससे बाहर क्या प्रश्न पूछेगा। अब देखिए एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वो उसका बहुपद का शून्यक, वाई अक्ष पर अगर काट रहा है सिर्फ तो उसका शून्यक कितना हो जाएगा? 0। जैसे क्या कहना चाहता है सर? ये कहना चाहता है इस तरह हमारा है एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई चला है वाई डैश। अगर कोई ग्राफ ऐसे खींच रहा है, ऐसे आ रहा है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है गुरुजी? 2 बार, तो इसके शून्य की संख्या 2, जितना बार काटेगा। जैसे इस पे अगर कोई ग्राफ है ऐसे ऐसे घुमा है, मान लीजिए फिर ऐसे घुमा है, तो कितना बार काटा? 1 2 3 4, तो 4। यही कह रहा है कि अगर इस तरह ग्राफ है, अगर ऐसे ग्राफ घूम गया, ये कितना बार काट रहा है? 1 बार, यही गिनेंगे, ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसे है ग्राफ, ऐसे गया तो शून्य की संख्या 0। कि वाई अक्ष को कितना बार काट रहा है इससे कोई मतलब नहीं, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा सर वही शून्यक हो जाएगा। चलिए एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अब देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे, द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे अगर शून्यक दिया रहे तो फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योग इंटू एक्स प्लस शून्यक का गुणनफल। जैसे कि प्रश्न इस पे डेली हम लोग पढ़ते हैं कि शून्य का योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद बताइए, तो एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला रट जाएंगे, माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक -2 3 है, शून्यक योगफल गुणनफल नहीं, शून्यक -2 3 है, तब द्विघात बहुपद तो कौन सा है? एक सर एक्स स्क्वायर लिखिए, लिख दिए, माइनस लिखिए, यहां पे माइनस है तो माइनस शून्यक का योग। कभी कभी प्रश्न में चला शून्यक का योग देगा तो सीधे मान रख देंगे, लेकिन यहां पे तो शून्यक न दिया है तो इसको जोड़िए गुरुजी, जोड़ देंगे। यहां पे x है, x लिखिए, शून्य का गुणनफल में सर शून्य के गुणनफल से गुणा करेंगे, हल कर दीजिए जल्दी से, तो 3 में से 2 जाएगा 1x और आपका -6 हो जाएगा। चलिए यहां पे क्लियर समझ लिए, कोई डाउट नहीं, काफी शानदार। अब ये इसी फार्मूला से सर हम लोग निकालेंगे शून्यक का। यहां पे देखेंगे जो द्विघात बहुपद दिया रहेगा, शून्यक दिया रहेगा, तो ये फार्मूला रट जाएंगे सर, सभी विद्यार्थी इस फार्मूला को रट जाएंगे ध्यान से। एक प्रश्न आएगा इससे और हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ ले। अब आगे बढ़ेंगे, पूरा 15 चैप्टर समाप्त करें। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप इस तरह होता है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक? 3। मान ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर, अगर तीनों का जोड़ मतलब त्रिघात बहुपद शून्य को जोड़ेंगे तब -b/a। त्रिघात बहुपद के शून्य को गुना करके जोड़ेंगे तो c/a माइनस d/a। बस यहाँ पे गुणनफल। ये 3 फार्मूला से एक प्रश्न जरूर रहेगा सर, ए बी क्या है? तो जो एक्स क्यू के पहले ए, एक्स स्क्वायर के पहले बी, एक्स का सी, डी का 0। चलिए समझ रहे हैं, क्लियर? चला, भागना नहीं है, नहीं तो आप भागेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे भागेगा। अब देखिए यहां पे सबका उदाहरण है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ये प्रश्न मैं सिखा चुका हूं, काफी भी आई है। तो इस तरह सर इसका शून्य गुणनखंड विधि से तोड़कर निकालेंगे और आगे अल्फा प्लस बीटा, ये तो सीखे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, बस अपना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे फार्मूला पे कह रहा है आपसे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। अब देखेंगे द्विघात बहुपद, तो वही मैं यहां पे बता रहा हूं, शून्यक का योग और गुणनफल दिया है तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर मान रख देंगे, शून्यक का योग दिया है -3, गुणनफल 2, आंसर अपना निकल जाएगा। ये फार्मूला याद रखेंगे, बड़ा काम का फार्मूला है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं, चला सीख रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा, आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए बहुपद के लिए कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम।
बहुपद के लिए भी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है px बराबर, मतलब कि px क्या है कि px में अगर भाग दे रहे हैं gx से तो भागफल qx होगा rx होगा, बस इतना ही है। और इसी पे जो है rx का घात जो होगा gx के घात से अगर छोटा है, देखिए जहां rx बराबर 0 अथवा rx का घात जो होगा हमेशा gx के घात से छोटा होगा, यही बात कह रहा है। इस पे कल ही के इस क्लास में आपको बता रहा था, जैसे मैं px का कुछ घात दिया है qx का, तो कैसे आप निकालेंगे gx, देखिए कैसे निकालते हैं। इसी पता यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे आगे भाग में, तो घात को क्या करते हैं, घाटा लेते हैं। अब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं सर, बस इतना ही काम है चैप्टर 2 में शून्य का योगफल गुणनफल। अब शुरू हो गया चैप्टर 3, बारीकी से सीख रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 से 3 बार इस क्लास को देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ सुनिए, सब चीज समझ में आएगा। आगे पूरा 15 चैप्टर है। यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रहा है। चलिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस रूप के होते हैं ये यहां पे बताया जा रहा है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब रैखिक मतलब जिसका घात 1 हो और 2 चर में हो, ax प्लस by प्लस c। अब 2 है, युग्म मतलब जोड़ा है, तो 2 बार ऐसे लिखेंगे ax प्लस by प्लस c, तो ये अच्छा होगा। देखिए दोनों में कोई अंतर है नहीं है, इसलिए हम क्या करें, इसका मान दिए a1x b1y, अर्थात देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहीं पे सारा खेल है। a1 b1 c1 क्या होता है, तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक को a1, जो समीकरण 1 में y का गुणांक को b1 और जो कांस्टेंट हो c1। यहां पे समीकरण 2 में जो x का गुणांक वो a2, समीकरण 2 में y का गुणांक b2 और कांस्टेंट समीकरण 2 का c2। ये बड़ा काम करेगा आगे, इसको ध्यान से आपको समझ के रखना है। अब देखेंगे यहां पे जब हम लोग कहेंगे कि सर आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब इस तरह आएगा, एक बिंदु पे काट रहा है, इसको सिर्फ समझना है। आलेख रेखाएं समानांतर है तो ऐसे कहीं पे नहीं काट रहा है। आलेख रेखाएं समानुपाती है, मतलब दोनों रेखा जो है एक ही पर है, समझते चलेंगे। आगे इसका बता रहा है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे निकालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे आ गया, ध्यान से समझेंगे। चला ध्यान से समझेंगे। अगर टॉपर बनना है तो आपको आज का दिन पूरा रात पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ने पड़ेगा, सही दिशा में जो इस चैनल पे क्लास आ रहा है, बस इतना पर्याप्त है। यहां पे देखेंगे सर शर्त, अगर a1 बटा a2 में बता दिया, समीकरण 1 में पूरा होता है a1 b1 c1, समीकरण 2 में a2 b2 c2, सब चीज क्लियर है। अब a1 b1, तो यहां पे शर्त अगर a1 बटा a2 निकालेंगे b1 बटा b2 बराबर नहीं आएगा, तब हम कहेंगे उसका एक और एक हल होगा। और समीकरण युग्म ये रट जाइएगा, इससे ना प्रश्न आए ऐसा हो, एक नहीं काफी प्रश्न पूछे जाएंगे प्रथम और द्वितीय पाली में। और समीकरण युग्म अविरोधी संगत कहलाते हैं। अगर तीनों बराबर आ जाएंगे सर तो कहेंगे अनगिनत हल है, युग्म आश्रित होंगे। 2 बराबर 1 बराबर नहीं तो कोई हल नहीं, युग्म जो होंगे विरोधी अर्थात की असंगत होंगे। रटते चलेंगे सर जी, ये सब चीज आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर 2-3 बार देख लेना है। अब देखिए यहां पे उदाहरण के साथ, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहां पे हमने निकाला, देखिए a1 b1, यहां पे क्या आया, a तो बराबर है, यहां पे a भी बराबर है, 1/3 कितना आ गया, -1/2। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसीलिए आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है। और कैसे हल होंगे, एक हल होगा। यहां पे देखिए हमने देखा क्या कंडीशन हमने निकाला, तीनों बराबर, कहेंगे सर आलेख रेखाएं संपाती अनगिनत हल, ऐसे निकालिएगा एग्जाम में। यहां पे ये समीकरण पूछा, यहां पे हमने तीनों निकाला, देखा कि 2 तो बराबर है, लेकिन तीसरा जो है आपका 1/3 हो गया, बराबर नहीं, तो समानांतर रेखा कोई हल नहीं। चलिए क्लियर समझ लिए, पूरा रटते चलेंगे सर, काफी महत्वपूर्ण चीज है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, आ गया सर 5 नंबर वाला प्रश्न। देखिए कितना अच्छा आपके लिए तैयार किया गया है, कोई प्रश्न चला बाहर नहीं आ रहा है। इसलिए देख रहे हो ना विनोद, डायलॉग सुने होंगे, देख रहे हो विनोद, क्या क्या प्रश्न है, वही प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। यहां पे देखिए ग्राफ आ गया, ग्राफ कैसे खींचेंगे चलिए सीखते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सर जी आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे। समीकरण 1 को हल करके देखिए इस तरह y के फॉर्मेट में लाएंगे, x का मान 0 रखेंगे, गुना भाग करेंगे, इस तरह 2-2 मान निकालेंगे, बस 3-4 नहीं निकालना है, 2-2 मान निकाल लीजिएगा ऐसे। क्लियर यहां पे समझ पा रहे हैं, ऐसे पीछे आपको BSCB क्लासेस पे सिखाया गया है। अब क्या करेंगे, तो एग्जाम में सर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जाएंगे, ग्राफ होगा तो x वाला मान जैसे 6 0 आया था, तो यहां पे देखिए 6 और 0 यहां पे होगा, यहां पे -3 और 2 आया था, यहां पे 0 2 आया था, तो इसको ग्राफ खींचेंगे, जहां पे काटेगा वहीं हल होगा।
अगर कहीं नहीं काट रहा है मतलब समानांतर रेखा के मतलब उसके कितने हल हैं, उसके कोई हल नहीं है। अगर एक ही पर दोनों रेखा आ गया, दोनों का मान सेम है मतलब सर वो समपाती है, उसके बहुत सारे हल हैं। अगर काट रहा है तो उसी के सामने x वाला, जैसे यहां पे काट रहा है तो इसमें x जो है 6 है और y कितना है चला 0 है। बस ऐसे ग्राफ खींच देना है, 5 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब समीकरण हल करने की कई सारी विधि है, जैसे कि एक तो ऊपर पढ़ लिए ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन, एक आपका विलोपन, एक होता है वर्गगुणन। प्रतिस्थापन क्या कहता है कि इसमें मान रखेंगे, जैसे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो तो यहां पे देखिए x का मान बार बार मान रखना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा। समीकरण 1 से चलेंगे 3 निकालेंगे, पूरा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, चला कुछ नहीं छोड़ेंगे। 1 से चलेंगे 3 निकालेंगे सर, और आगे फिर उसका मान अगले समीकरण में बैठाएंगे और आंसर आ जाएगा। ये हुआ पूरा प्रतिस्थापन। विलोपन कहेगा तो एक पद विलुप्त करेंगे, जैसे कि ये समीकरण दिया है तो इसमें देखेंगे कि क्या बराबर है, तो इसमें देखिए अगर इसमें 7 से गुणा कर दे सीधे तो ये भी 7x और 7x और घाटा दे, बस एक पद कट जाएगा, विलुप्त करेंगे एक पद कटा देंगे। आप समझ रहे हैं, समीकरण 1 में 7 से गुना करके घटाने पर बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए काफी शानदार, यहां पे देख लीजिए पूरा विलोपन विधि से ऐसे ही बनाना है। आगे बढ़ते हैं ब्रजगुणन विधि। तो ब्रजगुणन विधि समझ रहे हैं, यहां पे पूरा इस तरह जो हम लोग चलते हैं तिरछा तिरछी x1 y1 का गुना जो करते हैं आपका a1 यहाँ पे a1 b2 b1 a2, तो उस तरह हम लोग बनाएंगे, ब्रजगुणन विधि से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे देख ले पा रहे हैं, ध्यान से सिर्फ आपको याद दिलाना है कि ये प्रश्न आएगा ऐसे ऐसे बनेगा। सीधे चलते हैं चैप्टर आपके 4 द्विघात समीकरण पे, ध्यान से अब यहां से समझेंगे सर। चलिए मैथ में 100 लाने के लिए सभी मैं बचा कर रखा था कि आज के दिन मैं पढ़ाऊंगा, चला इसको 2 से 3 बार देखकर जाएंगे सेंटर पे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सब्जेक्टिव पूरा इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो मैं बता दूंगा सीधे सीधे टकरा जाएगा। शाम में और कल सुबह में क्लास होगा, देख लीजिएगा, बस आपका आराम से मैथ में 100 में 100 आएगा। क्या कहता है द्विघात समीकरण कि इस रूप में लिया है, मतलब कि घात इसका 2 है। ए क्या होगा जो x² का गुणांक, बी क्या होगा जो x का गुणांक, सी जो कांस्टेंट होगा। हल करने की इसके बहुत सारे विधि है सर, जैसे कुछ और यहां पे देखिए विधि की हम लोग बात करें तो यहां पे देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे, द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। विविक्तर जब पूछेगा कि इसका विविक्तर बताइए तो d बराबर b² - 4ac, इससे मूल की प्रकृति बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर विवेचक से। अगर d का मान चला 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल असमान और वास्तविक मतलब अलग अलग होंगे। d बराबर 0 तो मूल बराबर और वास्तविक, d का मान 0 से छोटा तो कोई वास्तविक मूल नहीं। याद आ गया कुछ? चलिए सिर्फ आपको याद दिलाना है पूरा आज के क्लास के माध्यम से, ताकि कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटे। जैसे यहां पे देखिए आपसे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से अगर हल निकालना हो, अगर कहेगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करें तो पहले d निकालेंगे और सूत्र यही हो जाएगा -b ± (b² - 4ac) बट्टा में 2a। बस द्विघाती सूत्र तो इसमें मान बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। अगर कहेगा सर कि गुणनखंड विधि से बनाइए तो ऐसे देखिए, गुणनखंड विधि से बनाना होगा तो ऐसे इसको तोड़कर बनाएंगे, जैसे यही समीकरण है, यही समीकरण है, यही समीकरण है, इसको तीनों विधि से बना सकते हैं। प्रश्न में जो पूछे सबसे आसान होता है गुणनखंड विधि कि इसको गुना करेंगे, इसको तोड़कर इस रूप में लिखेंगे कि इतना आ जाए, फिर कॉमन लेंगे, x का मान निकाल देंगे। द्विघात समीकरण में 2 मान आएंगे। पूर्ण वर्ग विधि इसको a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे और यहाँ पे आंसर निकाल देंगे, उतना ही आंसर आएगा। और सबसे आसान है द्विघात सूत्र से कि सीधे सीधे a b c का मान निकल जाएगा, a b c, और सीधे ये फार्मूला है x बराबर -b ± (b² - 4ac) बट्टा में 2a। चलिए आज के क्लास के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग से गुजारना, ताकि एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं आए जो आप नहीं जानते हो। बस यही उद्देश्य है चला मेरा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से पर गुजार दूं कि जो मैं 1 साल में पढ़ाऊं वो मुझे याद आ जाए। बस यही काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र यही है। यहाँ पे अगर ये अभी पढ़े हैं द्विघात, अगर d निकालेंगे b² - 4ac, अगर 0 से बड़ा आएगा तो 2 असमान वास्तविक मूल, अगर बराबर आएगा तो 2 बराबर वास्तविक, छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं। चलिए क्लियर, आप समझ रहे हैं, सभी बात को समझते चलेंगे सर। देख रहे हो ना, विनोद वाला बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग समझ ले रहे हैं, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना है और इसका क्षेत्रफल 800 है, यदि है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे चौड़ाई x, लंबाई 2x,
अब देखिए अगर क्षेत्रफल, तो ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 800, एक्स आ गया सर प्लस माइनस 20, अर्थात कि चौड़ाई जो है निगेटिव नहीं हो सकता लंबाई चौड़ाई, तो इसीलिए एक्स चौड़ाई कितना हो गया 20, माइनस वाला छोड़ दिए तो लंबाई 40। देखिए ऐसे आप द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके इसको निकाल दे रहे। देखते रहेंगे सभी विनोद, जितने भी तूफानी लाल छात्र हैं यहाँ पे देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूला मिल रहा है। आ गया चैप्टर 5, देखेंगे ध्यान से सर, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। चला सारा कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन हो रहा है। आप जानते हैं रिवीजन में ही डिवीजन है। थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा, ध्यान से आज भर अपने को पढ़ाई करना है, पढ़ लीजिए। कोई आलतू फालतू क्लास नहीं ज्वाइन करना है, बस इतना आपके लिए काफी। सोचिए मैं क्या छोड़ रहा हूं, सब चीज बता दे रहा हूं। एपी की बात करें सर, तो जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के अनुसार लिख रहे हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। अर्थात कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके दो लगातार अगर पदों को हम घटाएंगे तो उसका जो अंतर आएगा वो बराबर होगा, और उसी अंतर को क्या कहते हैं सर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। और इस सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। मतलब गुरुजी पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे कौन संख्या एपी में है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो उसके सार्व अंतर निकालेंगे। यहां पे देखिए सार्व अंतर निकालेंगे, ये सभी देखिए यहां पे आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन सभी बराबर आ रहा है तो एपी में है। सार्व अंतर निकालेंगे, अगर यहां पे सभी निगेटिव आएगा लेकिन बराबर होना चाहिए तभी एपी में है। अगर यहां पे जीरो आ रहा है तभी जीरो जीरो बराबर है तो एपी में है। एपी का व्यापक रूप ऐसे होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और इसी में आगे बढ़ते, जैसे इसी पे पूछता है कि 17वां पद बताइए, तो सर ए प्लस 16d। पूछेगा 100 नंबर वाला पद बताइए, तो ए प्लस 99d। पूछता है आपसे 78वां पद बताइए, तो ए प्लस 77d। चलिए क्लियर हो गया सभी कॉन्सेप्ट, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है कि सार्व अंतर ए और डी दिया रहे तो हम कोई भी एपी का पद लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, उससे एक कम डी कर देंगे। 2000 नंबर पद क्या होगा, कहेगा ए प्लस आपका 1999d, ऐसे लिख देंगे, काफी शानदार। 500 वाला पद बताइए, तो ए और प्लस 149 में डी से गुना करेंगे, ए का मान दिया रहेगा, जोड़ देंगे, निकल जाएगा। ए हुआ आपका एपी। दूसरा पद, तीसरा पद यहां पे देखते आएंगे। इसी पे बढ़ते जाते हैं, तो एपी का एनवां पद, मतलब सर एपी का अंतिम पद, मतलब गुरुजी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसे ही कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कुछ प्रश्न है सर एपी से, करे समांतर श्रेणी इतना का चला 10वां पद। अब 10वां पद क्या होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इतना क्या करेंगे, सीधे सीधे ए प्लस 9d नहीं कर देंगे, बात तो वही है। देखिए निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 45, 2 प्लस 45 बराबर 47 हो गया। तो इस तरह आप बना देंगे, ये प्रश्न आएगा। तो अब चलेंगे सर जी आगे, थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगर ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं 2 नंबर में कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब तीसरा पद 5 है, मतलब a3 बराबर 5 है, मतलब a प्लस 2d बराबर 5 है, a प्लस 6d 9 है। समीकरण 1 2 का प्रयोग करके a और d का मान निकाल लेंगे और उस AP को पूरा हम लोग यहां से लिख सकते हैं। चलेंगे, ये भी प्रश्न आएगा एग्जाम में, ऐसे ही बना देना, ध्यान से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सर योगफल वाला फार्मूला बताइए, मतलब कि एपी के एन पदों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, तो एस एन बराबर सर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां एस क्या है तो एन पदों का जोड़, एन क्या है पद की संख्या, ए बराबर पहला पद, डी बराबर सार्व अंतर। एक और सूत्र होता है, इस पे पहले यहाँ पे एक उदाहरण है कि ऐसे ए और डी एन यहाँ पे मालूम रहेगा, बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ऐसा बना सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लेंगे, 2 उदाहरण दिया गया है। अभी यहाँ पे एक और छोटा सा फॉर्मूला था ना, बिल्कुल यहां पे देखेंगे, सिर्फ अंतिम पद दिया रहे, प्रथम पद और एन, डी नहीं दिया रहे, तो एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन से निकाल देंगे। देखिए जैसे यहां पे सीधे आंसर आ जाएगा। अर्थात कि एस एन का 2 फार्मूला हो गया, ए एन का फार्मूला 3 फार्मूला एपी में, एक तो डी तो आप समझते हैं, ए2 माइनस ए1, ए3 माइनस ए2 करेंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एस एन बराबर एक छोटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन या एल, मतलब अंतिम पद। बस इतना ही पढ़ना है। अब चलते हैं गुरुजी
छठे नंबर चैप्टर अर्थात कि त्रिभुज पे। काफी महत्वपूर्ण अब यहां से कॉन्सेप्ट सर सीखेंगे त्रिभुज का। चलिए ध्यान से सीखते चलेंगे। आ गया सबसे पहले आपके लिए सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है। चला ध्यान से क्लास को देख लीजिएगा 2 से 3 बार, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से एक बार गुजार दे रहा हूं, दिमाग में घूमते रहेगा, 2 से 3 बार देखकर जाएंगे। कौन प्रश्न इससे बाहर आएगा? कुछ नहीं, यही है वायरल प्रश्न। आगे शाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपके लिए। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि सर्वांगसम क्या है, तो वैसी आकृति जो समान आकार तथा समान माप की हो वो क्या होते हैं सर? सर्वांगसम होते हैं। समरूप तो वैसी आकृति जो समान आकार के हो परंतु समान माप के नहीं, अर्थात कि माप जरूरी नहीं कि बराबर हो, सिर्फ अगर सर देखने में एक जैसे हैं, बड़ा और छोटा है तो समरूप होंगे। अगर देखने में एक जैसा है और बराबर भी है तो क्या होंगे सर जी? सर्वांगसम। सभी अंग से समान, जैसे वृत्त है त्रिज्या दोनों का बराबर है गुरुजी, तो ये क्या है? सर्वांगसम। यही एक बौवा टाइप वृत्त है, एक बड़का वृत्त है, तो क्या हो जाएगा? समरूप, क्योंकि त्रिज्या बराबर नहीं है। दो यहाँ पे वर्ग हैं, दोनों की भुजा बराबर है 4-4 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? आपस में सर्वांगसम है। एक बौवा टाइप वर्ग है, एक बड़का वर्ग है, तो क्या है? यहाँ पे समरूप है। समझ रहे हैं? उसी तरह त्रिभुज में भी देख लीजिए, सभी चीज यहां पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे पिक्चर से समझते हैं, यहां पे ध्यान से देखेंगे। अगर यहां पे ये देखिए, यहां पे 2 आकृति है, यहां पे रामलाल तूफानी लाल। तूफानी लाल बड़ा है, रामलाल के जैसा है देखने में, तो क्या है? आपस में समरूप है। सर्वांगसम है? नहीं है, क्योंकि बड़ा छोटा है, भले देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनका माप बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है सर? समरूप हैं। अब देखेंगे आगे यहां पे क्या बता रहा है। कह रहा है आपसे कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं। बिल्कुल सही बात कहा। सभी समरूप देखिए सर्वांगसम में आ जा रहा है, लेकिन सर्वांगसम जितने हो सकता है समरूप हो सकता है नहीं हो। यही बात सिंपल सा कह रहा था कि इसका विपरीत जो है सही नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब त्रिभुज कब समरूप होंगे? तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब यहां पे देखेंगे ए वाला कोण के बराबर ए कोण, देखिए यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ हो, तब वो समरूप होंगे। उसके साथ साथ उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, ए बी बट्टा डी ई बराबर हो बी सी बट्टा ई एफ, देखिए यहाँ पे ए सी बट्टा डी। तो समरूप तब, तो कोई भी दिए गए 2 त्रिभुज समरूप तब भी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। बस यही बात आपको समझ के रखना है। देखिए तो हम अब देखेंगे ध्यान से, यहां पे कह रहा है कि अगर इसके इस तरह बराबर है तब क्या कहेंगे? दोनों समरूप हैं। अब आ गए सर प्रमेय, जिसपे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय, अंक आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये कथा कहानी क्यों हो रहा है कि पूरा चैप्टर चला पढ़ जाना है। आप रूम पर अगर पहुंच गए हो, खाना बना रहे होंगे, मोबाइल को चालू करके रख दीजिए, आवाज आपके कान में आना चाहिए। घर पे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इसको चालू करके रख दीजिए, कान में आवाज आ रहा है ना, पूरा ये रिवीजन कि हाँ क्या क्या बात हम कर रहे हैं। एग्जाम में देखिएगा कितना ज्यादा ये उपयोगी सिद्ध होगा अगर क्लास 2 से 3 बार देखकर आप जाते हैं तो। अब क्या कह रहे हैं थेल्स महोदय ने, ये त्रिभुज है, इसमें इसके समानांतर ये भुजा खींचे हैं तो एक इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। इस पे कितना ज्यादा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहीं पे, यहाँ पे दे देगा ऐसे 2, याद है, यहाँ पे x का भी कभी मान देता है, इसको x मान लेंगे और ये अनुपात बराबर करके गुना भाग करेंगे, इसका मान AD का निकल जाएगा। मतलब 3 में से कोई मान दिया रहेगा, एक मान निकाल लेंगे। कभी चारों मान देता है, सब में x + 1 x - 2 x + 3 ऐसे देगा तो x का मान निकाल लेंगे। बस ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेली हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इस पे डेली प्रश्न आता है। अब आगे कह रहा है थेल्स प्रमेय का विलोम। अब यहां पे देख लीजिए, जैसे यहां पे चला, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। अनुपात अगर लेंगे बाईं ओर उतना ही अनुपात दाईं ओर लेना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे AD अगर लिए हैं, यहाँ पे DB, तो इधर AE EC लेना जरूरी है। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए,
अगर ए बी ले रहे हैं मतलब ये बड़ा वाला ले रहे हैं तो इधर ए सी लेना जरूरी है, और इधर ए डी ले रहे हैं तो इधर क्या लेना जरूरी है, ए ई लेना जरूरी है। काफी इस पे प्रश्न आता है, हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं। अब देखिए यहां पे आगे कह रहा है कि अगर यहां पे ए बी ले रहे हैं मतलब ए बी ले रहे हैं तो इधर ए सी लेंगे, फिक्स है, बिल्कुल सही। अगर इधर डी बी ले रहे हैं तो इधर क्या लेंगे, ई सी लेंगे। इस पे कई प्रश्न लोग सीखे हैं। अब आगे क्या कह रहा है आपसे कि अगर हम डी बी ले रहे हैं मतलब ए ले रहे हैं तो इधर ई सी लेंगे, अगर ए बी ले रहे हैं तो इधर क्या लेंगे, नीचे ए सी लेंगे। बस इसी तरह सभी चीज क्लियर समझ के रखना है। अगर यहां पे बी डी ले रहे हैं तो इधर क्या लेंगे सर, ई सी लेंगे, और यहां पे ए डी ले रहे हैं गुरुजी तो इधर क्या लेंगे, ए ई लेंगे। बिल्कुल सही। इस पे काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब थेल्स का विलोम इसके उल्टा बात कहता है सर कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है। वो तीसरी भुजा के क्या होता है, चला समानांतर होता है। जैसे देखिए यहां पे अगर सीधे इसका उल्टा समानांतर था तो एक अनुपात में विभाजित कर रहा था, एक अनुपात में विभाजित करेगा तो क्या होगा, समानांतर होगा। जैसे देखिए यहां पे एक ही अनुपात में चेक किया, अगर विभाजित कर रहा है तो इसीलिए रेखा क्या है, समानांतर है। अगर नहीं कर रहा है यहां पे बराबर नहीं आ रहा है तो समानांतर नहीं है। ऐसे हम लोग चेक कर देंगे। ये थेल्स प्रमेय का कहानी खत्म। अब कह रहा है त्रिभुज कब समरूप होते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ले रहे हैं। कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, और आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आपको क्लास हमेशा 2 से 3 बार देखना है, हर जगह शेयर करना है। जहां पे भी रहे वहां पे क्लास को देखते रहे, शाम वाला वीडियोस क्लास देखते रहे, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। आपका आज का पढ़ाई आपको टॉपर बनाएगा। अगर आप टॉपर बन जाते हैं तो आप एक मूवी देखे होंगे, कोई था गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें एक फैजल खान है, वो क्या बोलता है कि तेरा फैजल सभी बदला लेगा, बाप का, भाई का, माँ का, जो भी उसके घर में काफी लोग मारे गए हैं पहले। वैसे ही आपको भी सोचना है कि आपको भी सबका नाम करना है, जितने भी आपके फैमिली में लोग हैं, इस चैनल का नाम, सभी चीज का नाम, जिस टीचर से आप पढ़ाई करते हैं। इसलिए ध्यान से बारीकी से सीखेंगे, यही क्लास आपको मैथ में 100 में 100 दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो सबसे पहला नियम कहता है कि एंगल एंगल एंगल, अर्थात कि जब इसके सभी एंगल जो होंगे बराबर हो जाएं, इसके यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं ए कसौटी से। अर्थात कि सभी कोण जो होंगे वो बराबर होंगे तो ए कसौटी, ए मतलब दो कोण कोई बराबर हो जाए तो क्या होंगे, तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप 9th में भी पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भुजा 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 वाला कसौटी क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक ही त्रिभुज के भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाते हैं, आपके समरूप हो जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तो 9th में भी आप पढ़े होंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से एस कटौती मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आगे ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण एकांतर कोण निकाल कर। अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया जिसपे इस साल पेपर में प्रश्न सेट किए गए हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कितना ज्यादा प्रश्न आता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 16:81 है तो उनकी संगत भुजा कितना हो जाएगा सर, 4:9। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए कि अगर 4 है इसकी भुजा, इसकी 9 है, तो यहाँ पे इसका अगर मतलब कि भुजा दिया रहे क्षेत्रफल जाना है तो उसका वर्ग करेंगे। अगर आपका क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे काफी शानदार प्रश्न समझ ले रहे हैं कि यदि त्रिभुज ABCD समरूप है, क्षेत्रफल इतना है, यदि EF इतना है तो BC, तो एरिया जो होगा इसके वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए गुना भाग करके 8/11, आगे यहाँ पे और गुना भाग किया गया होगा, आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए काफी महत्वपूर्ण बात था, वहां से प्रश्न न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आगे है सर जी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा, त्रिकोणमिति में इस प्रमेय का यूज होगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय विलोम जो है वो क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं, समकोण हो जाते हैं। इसमें लोग चर्चा की है कि अगर AB स्क्वायर जो है बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये कोण C कितना होता है, 90 डिग्री। कई बार ये प्रश्न आया होगा इसी के विलोम से ऑब्जेक्टिव।
चलिए आगे भी देखते हैं, यहाँ पे सिद्ध कर दिया गया है। अब नियामक ज्यामिति में आप जानते हैं काफी ज्यादा फॉर्मूला पे प्रश्न आता है, ध्यान से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कह रहा है कि अगर त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहते हैं, मतलब जो माध्यिका त्रिभुज का काटता है उसे क्या कहते हैं, केंद्र। एक्स अक्ष को भुज के नाम से जानते हैं, वाई अक्ष को कोटि के नाम से जानते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x0 तथा एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0। आ गया ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं ना। मुझे सिर्फ आपको बस देख रहे हो ना विनोद, बस यही कहानी है, सिर्फ आपको देखना है और सुनना है। और फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक y0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर गुरुजी 0। दो बिंदु के बीच में डिस्टेंस फार्मूला, दूरी निकालना हो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देंगे। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सभी फार्मूला को एक बार देख लेंगे सर, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। सेक्शन फार्मूला अगर पूछे, अगर सेक्शन फार्मूला पूछे तो यहां पे देखिए, यहां पे बताया जा रहा है कि m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, तो x का मान क्या होगा, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का मान क्या होगा सर, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अगर संरेख कब होते हैं, तो जब दोनों दो भुजा जोड़ते हैं, तीसरी भुजा के बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संरेख। कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे, अगर तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है तो बिंदु आपस में संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा गुरुजी 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। सब फार्मूला रट लेंगे, जल्दी से रट लेंगे सर, एग्जाम में अब कुछ समय बाद आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है, जल्दी से रटेंगे। मध्य बिंदु का नियामक, इस पर देखिए कितना प्रश्न आएगा, पूरा मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूं। x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। अगर तीनों रेखाएं अगर संरेख हैं तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज जो इसे त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0, और 1/2 कहां चला गया, इधर गुना में था तो भाग में, तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर यहां पे कह रहा है मध्य बिंदु है तो इसके नियामक, तो ये तो आप जानते हैं, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2। कैसे बनाएंगे सर, दूरी सूत्र से। देखिए कह रहा है इसकी दूरी 10 इकाई है तो y का मान क्या होगा, तो यहां पे देखिए घटाकर निकाल देंगे। ये सभी प्रश्न है, एक बार देखते चलिएगा ध्यान से, ताकि एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला। अगर संरेख पूछे तो इसे त्रिभुज से बनने वाला क्षेत्रफल कितना होगा, 0, के का मान निकाल देंगे। चला ऐसे ध्यान से देख लेंगे। आ गया त्रिकोणमिति सर, पूरा चैप्टर 1 से लेकर 15 तक मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़कर जाइएगा एग्जाम में, पूरा महत्वपूर्ण चीज है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं। आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात बताया जा रहा है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। वही कह रहा है ए अपना क्या है, देखिए यहाँ पे p/h, ये p है, ये h, और ये अपना क्या है, चला b है। कैसे बताते हैं b, तो यहाँ पे 90 डिग्री इसके बीच में b हो जाता है आधार, ये आपका लंब है। कर्ण cos थीटा बराबर क्या होगा, b/h। tan थीटा बराबर p/b, और इसके उल्टे हो जाएंगे cosec साइन, आपका cosec cot sec, बस फार्मूला समझ लेंगे आप यहां से। अब आगे बढ़ते हैं, कर एक न्यून कोण हो तो यहाँ पे तो हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे 30 डिग्री का मान जैसे पूरा निकाल कर बताया है कि अगर ये 90 माइनस ये है तो कैसे हम लोग tan cos का मान निकाल सकते हैं, पूरा यहाँ पे देख लीजिए। ये 8.4 में इसका यूज होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये तीनों फार्मूला रट जाएंगे सर, सारा फार्मूला देखते चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई फार्मूला आए तो गलत नहीं हो। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉन 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा। पूरा रटते चलेंगे सर, पूरा फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। चला इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ देखते हैं क्या बात कहा जा रहा है। यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे रोक रोक कर वीडियो को रटते चलिएगा, एक बार रिवीजन करते चलिए, सभी पढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री के कुछ अनुपात। यहाँ पे फिर आ गया जो मैं फार्मूला बता रहा था, देखिए साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/s, टेन थीटा p/b, कॉसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/p, कॉट थीटा p/p। रट जाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे इसका उल्टा बताया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सर सीधे। यहाँ पे देखिए अगर साइन c का मान दिया रहा है ऐसे 4 5, मतलब साइन थीटा का मान, कॉस थीटा टेन थीटा कुछ का भी मान पूछे तो यहाँ पे p/h एक जो भुजा रहेगा b निकाल लेंगे, और आगे जो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं उससे हम लोग बना देंगे, आंसर आ जाएगा।
अब चलिए आ रहा है ट्राइगोनोमेट्री टेबल, जिसका मान आपको याद रखना है। जैसे साइन 0 का मान 0, 30 का मान जल्दी से बोलेंगे 1/2, रिवीजन कीजिए मेरे साथ, दोहराइए, चला कल आपका एग्जाम है। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan आपका 60 का मान √3 और tan 90 अपरिभाषित। बाकी सर जी तो साइन का उल्टा कॉस है, कॉस के उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। अब पूछता है इससे, देखिए इससे काफी प्रश्न पूछता है कि किस एंगल पे साइन कॉस बराबर, यहां पे देख लेंगे 145 डिग्री। tan यहाँ पे पूछता है त्रिकोणमिति में, इसका यूज खूब होता है आपका हाई डिस्टेंस में, tan 30 1/√3 और tan 60 √3। ये पूरा ट्राइगोनोमेट्री टेबल रट जाएंगे सर जी, रट जाएंगे सभी विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो अभी हम लोग देखे हैं, इसका अभी मैं ऊपर बताया रहा था आपका, जैसे अगर बाटा में रहता है और यहाँ पे देख लीजिए अगर साइन कॉस का पेयर रहे, बाटा में रहे तो 1 हो जाएगा, कॉस साइन का पेयर है तब भी tan कॉट का पेयर है, कोई भी पेयर रहेगा अगर बाटा में रहेगा तो 1 और घटाव में रहेगा तो 0। 1 नंबर ये आपका पक्का कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, काफी शानदार, ध्यान से जो चला अंत तक बनकर देखेंगे उन्हीं का एग्जाम शानदार बीतेगा। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे एक शानदार सिद्ध करने वाला प्रश्न है, देखिए कैसे सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। cos से इतना बराबर 2 से के लेकर आना है तो cos स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे लघुत्तम लिए हैं तो यहाँ पे cos से cos कैंसिल, cos स्क्वायर है, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे बनाकर हम लोग क्या लिया दिए 2 से के। एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लेंगे एक बार सही विद्यार्थी इसको, ये पूरा ऐसे हम लोग पीछे सीखे हैं सिद्ध करने वाला ये प्रश्न। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर में चलेंगे। 9 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अर्थात कि सर हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए क्या कर रहा है, दृष्टि रेखा क्या है, तो प्रेक्षक के आंख से प्रेक्षक द्वारा दी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। आगे हम लोग पिक्चर से समझेंगे। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से बना कोण, और अवनमन कोण, तो अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात के सहायता से कुछ भी हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे, साइन कॉस का टेबल का यूज। देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे सर, क्षैतिज स्तर है, दर्शक यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, देख रहा है, ये कोण जो बन रहा है उन्नयन कोण हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु है, दर्शक सर जी ऊपर है, छत पे है, देख रहा है, तो यहाँ पे ये कोण अवनमन कोण चला बन जाएगा, अर्थात कि अवनमन कोण ऊपर और उन्नयन कोण नीचे। यहाँ पे देखिए अब ऊंचाई दूरी का प्रयोग करेंगे। अवनमन कोण को यहाँ पे बताया जा रहा है, एक प्रश्न है कि इतना लंबा एक प्रेक्षक है, चिमनी को इतना दूरी से देखता है तो चिमनी का उन्नयन कोण 45, तो चिमनी की ऊंचाई यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे पिक्चर बताएंगे और ऐसे बना देंगे, tan का यूज करके चिमनी का ऊंचाई निकल जाएगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से, सभी चीज क्लियर। प्रश्न पे मैं नहीं जा रहा हूं, सीधे सीधे आपको बताना है कि ऐसे बनेगा और सीधे सीधे कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराना है। अब देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण आ गया सर वृत्त। अब वृत्त में क्या कह रहा है कि छेदक रेखा, तो जो वृत्त को कम से कम कितना बिंदु पर काटे, 2 बिंदु पर। एक कौन रेखा है, छेदक रेखा, देखिए 2 बिंदु पे काट रहा है। स्पर्श रेखा जो वृत्त को केवल 1 बिंदु पर काटे, एक ही बिंदु पर काटे, जैसे यहां पे देखे अगर एक क्या है स्पर्श रेखा, यहाँ पे ए भी एक स्पर्श रेखा है, पी ए और पी बी, और यहाँ पे भी मिल गया कि बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हैं सर, 2। अच्छा आगे बता जा रहा है कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त, तो त्रिभुज के तीनों भुजा को स्पर्श करने वाला वृत्त ये अंतःवृत्त है। देख लीजिए, त्रिभुज के एक भुजा को स्पर्श करता है बाह्य वृत्त, और प्रत्येक त्रिभुज के तीनों भुजा पर आपके 3 वृत्त हो सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज है तो यहाँ पे एक बाह्य वृत्त है, एक बाह्य वृत्त, एक बाह्य वृत्त है। अब चलेंगे आगे सर, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है आपसे कि देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ध्यान से देखेंगे, स्पर्श रेखा जो होगा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब, तभी तो समकोण त्रिभुज से निकालते हैं हम लोग कोई भी एक मान। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दोनों का मान समान, दोनों का मान जो होता है वो समान, इसका 6 तो इसका भी 6, और ये भी समझ चुके हैं लंब होता है। आगे कह रहा है कि 2 वृत्त पर जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते उन पे 4 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है।
पॉइंट नोट करने वाला है। अगर दो वृत्त है कहीं भी स्पर्श नहीं करें तो इस पे देखिए 1 2 3 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं सर, रटते जाएंगे। अगर वृत्त स्पर्श नहीं करती है तो 4 स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, दोनों का मान समान। अब देखेंगे आगे क्या करेंगे। बाह्य स्पर्शी वृत्त पर 3 उभयनिष्ठ रेखा खींचा जा सकता है। ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, यहां पे देखिए बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो इस पे एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। जब पूछेगा एग्जाम में बाह्य रूप से कोई वृत्त स्पर्श कर रहा है, कितनी स्पर्श रेखा सर? 3। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतर या बाह्यता स्पर्श करते हो तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा यहां पे स्थित होती है। यहां पे बताया जा रहा है, देखिए यहां पे अंदर जो है पिक्चर से आपको समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि कैसे कोण का मान निकालते हैं। जैसे देखिए यहां पे अगर एक कोण 110 डिग्री है, अगर कोई भी मान निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे यहां पे एक लाइन खींच देंगे और ए अपना 110 तो इसको आधा बांटता है, ए 55 और इस पे 90 है, इस पे 90 है और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है चला 180। तो एक 90 मिल गया, एक 55, तो आप नहीं घटाकर बता दीजिएगा कितना होगा, बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बनाकर समझाया गया है। देखिए यहाँ पे आगे इस पे कुछ प्रश्न बताए जा रहे हैं। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो आप जानते हैं तीनों भुजा के योगफल के बराबर। अब रचना आ सकता है, तो रचना तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें कोई थ्योरी है नहीं है, ये तो रचना आपको बनाकर जाना है, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे इस तरह रचना करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, पूरा है। रचना में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे देख लेंगे। सीधे सीधे रचना आप बनाना सीखे होंगे, 5 अंक में आएगा। एक वृत्त वाला रचना और एक आपका वो सीधे सीधे लाइन वाला रचना। चलिए अब आ गया जहां से सिर्फ आपको फार्मूला मिलेगा, सीधे क्षेत्रमिति क्या है, पूरा फार्मूला का खेल है। यहां पे देखेंगे क्या कह रहा है आपसे, सीधे सीधे फार्मूला की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए परिधि बटा व्यास किसका मान होता है? पाई। तो परिधि बराबर पाई गुने व्यास, इसीलिए परिधि बराबर 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि रट जाइए 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्लियर समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। व्यास क्या है सर? तो यही व्यास है, पूरा बड़ा वाला व्यास है। और ये क्या है? छोटा वाला त्रिज्या, इसका 2 गुना है। चलिए आगे कुछ और चीज देखते हैं। पाई का मान हमेशा 22/7 या 3.14 लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। इस पे प्रश्न बस फार्मूला आपको याद रखना है, मेरा काम है सिर्फ आपको फार्मूला बताना। चलिए आगे अब बात करते हैं त्रिज्य खंड और वृत्तखंड की। यहाँ पे देखिए त्रिज्य खंड और वृत्तखंड, यहां पे ये त्रिज्य खंड है, ये लघु त्रिज्य खंड, और ये बाहर वाला क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का फार्मूला जो लगाकर घटाते हैं तो बाहर जो बचता है वो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। यहां पे आपके संगत जीवा से बना, यहाँ पे एरिया बता रहा है। चलिए सीधे फार्मूला की हम लोग बात करते हैं। चला फार्मूला जल्दी से देख लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया फार्मूला। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बट्टा में 360, या इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य थीटा कोण से बनने वाले चाप की लंबाई तो थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। तो दो फार्मूला है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर और चाप की लंबाई थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा इसको बताया जा रहा है कैसे आप बनाएंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा, इस पे कोई प्रश्न नहीं आएगा, फार्मूला है बस इसको रट जाएंगे। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा लेते हैं, मैं आपको शुरू में बताया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पूरा प्रश्न बता रहा है समझा कर इस पर, यहाँ पे देख लीजिए एक बार ध्यान से, देखते चलेंगे सिर्फ कि कैसे प्रश्न आएगा, कैसे आपको बनाना है। बस इसमें क्या है, 3-4 फार्मूला था, बस उसी को रट जाना है। थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर आपका हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां से आ गया फार्मूला ही सिर्फ है क्षेत्रमिति में, ध्यान से समझ लेंगे। चला इतना लंबा क्लास हो रहा है, 2 से 3 बार देखेंगे, तब तक शाम में फिर आ जाऊंगा शानदार क्लास लेकर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहां से देख लीजिए। घनाभ की आकृति ए है सर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, रट लीजिएगा। एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, एच क्या है ऊंचाई। आयतन घनाभ का एल बी एच, विकर्ण की लंबाई घनाभ का तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन में चलेंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, अगर ए है तो 6 स्क्वायर। आयतन भुजा क्यूब, विकर्ण रूट 3 इंटू भुजा, रट जाएंगे। 3 फार्मूला हो गया।
घनाभ का पूछेगा क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घनाभ का आयतन एल बी एच, विकर्ण की लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ में चलेंगे सर तो घन में चलेंगे तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6 स्क्वायर, आयतन ए क्यू, विकर्ण रूट 3 इंटू ए अर्थात की भुजा। बस इतना समझ लिए, चलेंगे सर जी आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है आपसे अब आगे बेलन की बात कर रहा है। तो बेलन में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है, देखिए वृत्त है। जो विद्यार्थी अंत तक आज भर देख लिया समझिए उसका एग्जाम का टेंशन खत्म। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है वही काम करना है, बस देखते रहना है। जो वही डायलॉग है देख रहे हो ना विनोद, आप सभी तूफानी लाल छात्र हैं, देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों वृत्त है सर, पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, मेरे साथ बोलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बिल्कुल सही। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच इंटू आर एच प्लस आर, क्योंकि 2 पाई आर एच इसका ही और 2 पाई आर स्क्वायर दो वृत्त वाला जुट जाएगा सर, तो 2 पाई आर एच इंटू प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। रटते चलिए, बोलते चलिएगा। आधार का क्षेत्रफल शंकु में अगर चले, यहां पे देखिए शंकु है तो फिर इसमें भी वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, रट लीजिए। अब चलिए अर्धगोला में कह रहा है इसका आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, सब में वृत्त है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। चलेंगे आगे, देखते हैं आगे। अब इसमें सभी ये क्षेत्रफल हो गया शंकु का, बेलन का, अर्धगोला का। अब गोला की बात करते हैं, गोला का। तो यहां पे देखिए, यहां पे आयतन दिया जा रहा है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर समझेंगे, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। और यहां पे देखिए अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला में वक्र वगैरह नहीं होता है, वक्र हो जाएगा तो अर्धगोला हो जाएगा। गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। बस इतना ही फॉर्मूला है, चला याद होगा तो और अच्छा बात है, रिवीजन हो गया, नहीं याद होगा तो रट जाइएगा। अब देखिए फिर वही बात, घनाभ वाला जो हम लोग पढ़े थे ऊपर एल बी एच, यहाँ पे वही फिर से दोबारा आ रहा है, एक बार देखते चलेंगे। यहाँ पे देख लेंगे सभी चीज। शंकु का यहाँ पे देख लीजिए फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल वक्र पृष्ठ, और आधार की परिधि 2 पाई आर, और शंकु के देखिए आधार में क्या हो रहा है, वृत्त का फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि आधार में वृत्त है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए क्लियर समझ रहे हैं। गोला में चलेंगे सर, तो गोला की उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, कांच की गोली, फुटबॉल, क्रिकेट। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, रट जाइए दोहराकर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला में चलेंगे तो यहां पे देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे सर, यहां पे देखिए शंकु के छिन्नक अर्थात की बाल्टी वाला प्रश्न आ गया। तो पूछेगा, इस पे कोई प्रश्न नहीं आएगा, सीधे सीधे फार्मूला है। शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन जब पूछे तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर। एल क्या है, यहाँ पे सभी चीज बताइए, एल है, एच है, आर है, छोटा आर है। यहाँ पे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर पाई एल इंटू आर प्लस आर। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, बस इसको देखकर रखना है। चलिए यहाँ पे एक मान भी बैठाकर बता दिया गया, सभी चीज दिया है तो बाल्टी का आयतन तो सीधे सीधे फॉर्मूला पे बैठा दिया गया है। ये वाला फॉर्मूला आयतन वाला यहाँ पे जो था 1/3, इस पे बैठा के निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा इस पे प्रश्न बताया जा रहा है कि कैसे गोला का आयतन ज्ञात करेंगे, सभी चीज आपके फॉर्मूला बेस्ड है। बेलन पे कुछ प्रश्न दिया गया था। चलिए सांख्यिकी में आ गए, अब थोड़ा सा और वेट करेंगे, चैप्टर पूरा आपका मैथ समाप्त हो जाएगा। सांख्यिकी में देखिए माध्य पूछेगा, तो माध्य सर हम जानते हैं जो औसत होता है अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, तो जितना नंबर दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे, जितना उसका संख्या होगा उससे भाग देंगे, माध्य आ जाएगा। अब देखेंगे आगे, माध्य हो गया आपका अवर्गीकृत में। अब वर्गीकृत में तो सिग्मा एफ आई बटा एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। कल भी मैं बता रहा था इस पे प्रश्न ऐसे बना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्या कैसे बनाते हैं माध्य तो समझ ले रहे हैं।
वर्ग अंतराल दिया रहेगा क्वेश्चन में, बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे वर्ग चिन्ह, इसको गुना कर देंगे गुणनफल, इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई करेंगे सर माध्य निकल जाएगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए इस तरह माध्य निकाल देंगे। बहुलक तो बउआ भी जानता है, जिसकी बारंबारता अधिक हो बहुलक होता है। चला यहाँ पे बहुलक वर्ग निकालते हैं, और बहुलक का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक तो काफी आसान है, इसमें कुछ नहीं। कौन होता है बहुलक वर्ग, तो जिसकी बारंबारता, जैसे इसमें कौन होगा बहुलक वर्ग, ए वाला होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 गुने एच। जहां पे एल क्या है सर, जहां पे एल क्या है तो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो जो जिसकी बारंबारता अधिक है बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यही सर एल है। F1 तो बहुलक वर्ग के यहाँ पे देखिए ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 तो बहुलक के यहाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H तो ये घटाएंगे 5 में से 3 जाएगा 2, अर्थात कि जो वर्ग माप होता है वही होता है H। तो बहुलक का ये फॉर्मूला हो गया L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में H। सारा क्लियर हो रहा है। क्लियर। देखिए 14 चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। माध्यक, तो माध्यक क्या होता है, तो कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, जो बीच में आएगा माध्यक। अगर 2 आता है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, माध्यक निकल जाएगा। अब वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो इसके लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं, पहले इसको लिख देंगे, ऐसे जोड़ते हैं, फिर जो आएगा ऐसे 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 जोड़ेंगे और अंतिम वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे संचयी बारंबारता। और जब संचयी बारंबारता निकल जाएगा तो n/2 के यहाँ पे प्रेक्षण से हम लोग पता कर लेंगे कि कौन इसका माध्यक है, और देखिए n+2/2 से निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। अब वर्गीकृत आंकड़ा का यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ा, तो यहाँ पे n/2 निकालते हैं, उसके जो निकटतम अधिकतम होता है वो क्या हो जाता है माध्यक वर्ग। और जब माध्यक वर्ग निकल जाएगा तो फार्मूला लगा देंगे L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। L क्या है तो माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो जो n/2 जितना नंबर दिया रहेगा उसको n/2 निकालेंगे, और उसके जो निकटतम रहेगा अधिकतम में जो निकटतम वही हो जाएगा माध्यक वर्ग। और माध्यक L क्या होगा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n प्रेक्षण की संख्या, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, H वर्ग माप। तो माध्यक इसी फार्मूला से निकालेंगे। चला एक बार फार्मूला देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अब ये तो काफी काम की चीज है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इस पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुलक माध्य दे देगा, कभी XY दे देता है, पूछता है बताइए क्या होगा माध्य, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब चलेंगे आगे असर प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पे प्रायिकता का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए किसी घटना कितना बार घटित होगा या नहीं घटित होगा, उसके अंकीय मान को क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। कि घटना कितना बार घट सकता है या नहीं घट रहा है। किसी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक है तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। अगर 1 है तो ये निश्चित घटना की प्रायिकता, पूछता निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0, और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है। और किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। इस पे काफी प्रश्न आ गए, कौन प्रायिकता हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। और किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। अब पूछता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है, तो घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता 1 में से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझ रहे हैं सभी विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखिए प्रायिकता क्या होता है, तो ई के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। यहाँ पे पूरा देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रायिकता अगर नहीं है, जन्मदिन न होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। पूरा यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। 2 सिक्का के उछालेंगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं, 4 परिणाम आ सकते हैं। यहाँ पे देखते चलेंगे सभी चीज। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है कि कितना प्रायिकता, अगर पासा फेंकेंगे तो पासा पर क्या होता है, 6 तक के परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह देखिए मैंने आपको पूरा चैप्टर 1 से 15 तक जितने कॉन्सेप्ट थे सभी मैंने पढ़ा दिया। क्लास लंबा हुआ है लेकिन अंतिम है, पढ़ाई करने का मौका 2 से 3 बार चला देख लेंगे इस क्लास को। इससे बाहर कोई प्रश्न क्या हो सकता है, कौन कॉन्सेप्ट में छोड़ा हुआ आप ही बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। सारा कॉन्सेप्ट सीख लिए, बार बार इसको देखेंगे।
आलतू फालतू कोई भी क्लास अब नहीं करना है आपको, वही क्लास करना है जिससे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो इस क्लास को फिर से मैं समझ लीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए। शाम का शानदार आ रहा है वायरल ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, पूरा थ्योरी हो गया। फिर आपके सुबह में आएगा ऑब्जेक्टिव। काफी है, एग्जाम शानदार बीतेगा। आप खुद आकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इससे बाहर जो 3 क्लास आपने दिया उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आया था। बस 3 क्लास कर लेना है, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, रटिए। तब तक आ रहे हैं शाम में वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर, तैयार रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।